भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16। नत्यशन्तस्तु योगस्ति न चैकान्तमनुषन्तः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले को है सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वालों को तथा न अतिशयन करने के स्वभाव वालों को और न अत्यंत जागने वाले को सिद्ध होता है। भगवान जीवन को भली भांति प्रकार जीवन के विज्ञान को समझते हुए जीने के लिए कह रहे। माँ पिता के संयोग से बच्चा पैदा हो गया, 9 महीने में माँ के गर्भ से बाहर भी आ गया, गर्भाधान भी हो गया, गर्भ में पल भी गया, गर्भ से बाहर भी आ गया। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस। स्त्री और पुरुष के भीतर काम की इच्छा प्रकृति ने दी है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। इसीलिए काम को पाप, बुरा, खराब समझने वाले और कहने वाले लोग ईश्वर का, प्रकृति का अपमान करते हैं। हमारे शरीर के भीतर मौजूद ग्रंथियों से जो रासायनिक स्राव होते हैं, उन्हीं रसायनों की वजह से एक लड़की और एक लड़के के शरीर में मैं कह रही हूं, आकर्षण और शरीर भोगने की इच्छा ये पैदा होती। अगर पुरुषों के शरीर से टेस्टोस्टेरोन हटा दिया जाए और स्त्री के शरीर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हटा दिया जाए तो उनको काम की इच्छा होगी ही नहीं। पुरुषों में टेस्टिस, स्त्रियों में ओवरीज, यहां से ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं और कुछ एक अन्य हार्मोन भी हैं। अब इनके मिले जुले रसायनों से शरीर में उत्तेजना जागृत होती। सारी ग्रंथियों का कंट्रोलर हाइपोथैलेमस, जो हमारे शरीर का मास्टर कंप्यूटर है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल, इन 3 के आदेश अनुसार ग्रंथियों से स्राव होते हैं। तुम सोचते नहीं हो कि स्राव कब होगा कि नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं, तुम पहली बार शायद सुन रहे हो। यहाँ पर जो कोई मेडिकल स्टूडेंट है या डॉक्टर है, वो मेरी इस भाषा को और मेरे शब्दों को जल्दी से समझ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यही कुछ अपने सिलेबस में पढ़ा है। पर एक आम इंसान के लिए ये एक नया सा ज्ञान लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या है, क्या नहीं है, कौन कौन से अंग हैं, उन अंगों का क्या काम है। मेरी दृष्टि से साधक को ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तुम्हारे इस शरीर से एक रसायन निकलेगा, तुम्हें क्रोध ज्यादा आएगा। यही तुम्हारे शरीर में TSH, T34, मेलानिन जैसे जो हार्मोन हैं, अगर इनकी सीक्रेशन कम होने लग जाए, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। ज्यादा होने लग जाए, हाइपर हो जाओगे, उछलते कूदते फिरोगे। जिन्हें हाइपोथायराइड हो जाए, वो अक्सर
डिप्रेसिव हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, दिन भर पड़े रहने की इच्छा है। अब उनके मन का कोई दोष नहीं है, वो मन से तामसिक नहीं है, उनका शरीर सही से कार्य नहीं कर रहा, जिस करके वो सुस्त है, आलस है, बहुत मोटे हो जाएंगे। इन्हीं की वो खाते हैं, बहुत मोटे हो जाएंगे, सूजन होती रहेगी, वाटर रिटेंशन हो जाएगी। ये तकलीफ शरीर की है, ग्रंथियों की है। पर जिसका शरीर अस्वस्थ होगा, ना उससे योगासन होंगे, ना उसका मन लगेगा ध्यान में, वो अजीब सी उदासी में जाता रहेगा, बात बात में नेगेटिव थिंकिंग होगी। यही थायराइड ओवर एक्टिव हो जाए, हाइपर हो जाए, तो व्यक्ति को इतनी भूख लगेगी, इतना वो खाएगा, इतना वो खाएगा, पर खा के भी पतला एकदम, आंखें बाहर को उबल जाएंगी, शरीर में एक गर्मी का एहसास सारा समय बन जाएगा, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगी, काम की इच्छा बढ़ जाएगी। हाइपोथायराइड हो जाए तो काम इच्छा खत्म हो जाएगी, खत्म मतलब बहुत कम, लिबिडो कम हो जाएगा। हाइपर हो जाए थायराइड तो उसकी काम इच्छा बढ़ जाएगी। अब बिगड़ा है शरीर और तुम सोचोगे मेरा मन बिगड़ गया। मन तो बहुत बाद की बात है। कई बार तुम्हारे जीवन में जो विकार दिखते हैं वो तुम्हारे शरीर के अस्वस्थ होने के चिन्ह होते। मीनोपॉज, रजो निवृत्ति के बाद स्त्रियों को देखा गया कि वो अधिक चिड़चिड़ी हो जाती, रोने लग जाएंगी, अनस्टेबल मन हो जाएगा, दुखी रहेंगी, गुस्से में आ जाएंगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होता जाएगा, और जिसकी वजह से वो स्त्री थी, फेमिनिटी थी उसके अंदर पुरुषों जैसा गुस्सा, अहंकार, मेरी बात मानी जानी चाहिए। रजो निवृत्ति के बाद आफ्टर मीनोपॉज धीरे 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 स्त्री का स्वभाव पुरुष जैसा, और सच तो ये भी है, ये हकीकत है कि उसका शरीर भी बदलने लग जाएगा, उसके मूछ दाढ़ी उगने लग जाती, शर्मिंदा होती कि ये क्या हो रहा है। अपनी खूबसूरती का उसको ख्याल होता है तो वो उसको वैक्सिंग और दूसरे अन्य तरीकों से हटाती रहेगी, उसको ट्रीटमेंट कराती रहेगी, पर उसे बड़ी अंदर अंदर ग्लानि होती, पीड़ा होती कि ये मेरा शरीर बदसूरत होता जा रहा है। पुरुषों में ये शोध चल रहा है, अभी निर्णय नहीं हुआ, पर ऐसा एक संकेत मिल रहा है कि जैसे स्त्रियों में रजो निवृत्ति मीनोपॉज होती है, कुछ कुछ ऐसी ही घटना पुरुष शरीर में भी होती। उसके टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने लग जाती, चूंकि उसके यूट्रस नहीं है तो उसका मेंसेस का पीरियड नहीं होता है पुरुष का, लेकिन उसके अंदर हार्मोन्स, जिन हार्मोन की वजह से उसका पुरुषत्व है, वो उसमें जब कमी आने लग जाए, फर्क होने, कम बनने लग जाएगा। आप देखें आफ्टर 55, 50 बहुत खड़ूस आदमी भी नर्म होने लग जाते, बहुत जोर से गुस्से से बोलने वाले क्रोधी मेलो डाउन हो जाते। मेडिकल साइंस में ये बात तय है कि ये जो परिवर्तन आते हैं, इनका आपके द्वारा कोई कंट्रोल नहीं। क्या आप जानते हैं ये होता है? आप जानते भी नहीं, पर इन परिवर्तनों को तुम भोगते हो। इसलिए मेरी समझ ये कहती है कि ह्यूमन एनाटॉमी की समझ एक साधक को कम से कम जरूर होनी चाहिए। जब उसके मन में क्रोध ज्यादा आ रहा है, या वो ज्यादा सो रहा हो, ज्यादा भूख लग रही है, चिड़चिड़ा हो रहा है, दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, तो हो सकता है कारण मन में नहीं, कारण उसके शरीर में। इसी कारण मैं आसन के अभ्यास पर जोर दे रही हूं, क्योंकि आसनों के अभ्यास से आपके शरीर का जो 6 सिस्टम हैं ये एकदम सही चलेंगे। एंडोक्राइनल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल,
बोन स्ट्रक्चर जो है वो आपका स्वस्थ रहेगा। अगर आप आसन नहीं करते हैं, या तो लोअर बैक पेन, लंबर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क प्रॉब्लम, साइटिका, ये सब रोग जगने लग जाएंगे। अब मुझे ये बताइए, ऐसी दर्द में, ऐसी पीड़ा में, ऐसे रोगों में आप दुखी हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, साधना क्या करेंगे? तो शरीर में एक जो परिवर्तन आते हैं, उसी से तुम्हारे मन में परिवर्तन आते हैं। अब एक बच्चे के शरीर में अभी वो हार्मोन्स नहीं निकल रहे, इसलिए छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर सेक्स के बारे में कोई ना आकर्षण है, ना कोई खिंचाव होते कि क्या, व्हाट, उनको लगते क्या। बल्कि एक उम्र के लड़कों से पूछो आप कि लड़की के साथ बैठ जा, तो कहेगा आई हेट गर्ल्स। अक्सर लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं आती, अक्सर लड़कियों को लड़के बुरे लगते हैं एक उम्र तक। पर फिर शरीर बढ़ने लगा, हार्मोन्स सिक्रीट हो गए, अब लड़के को लड़की ही अच्छी लग रही, अब लड़की को लड़का ही अच्छा लग रहा। सवाल उठता है, क्या उनके मन को अच्छा लग रहा है, या उनके शरीर में आए परिवर्तन की वजह से अच्छा लग रहा है? प्रकृति का बनाया हुआ यह विधान है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो स्त्री का पुरुष के प्रति, लड़की का लड़के के प्रति जो आकर्षण है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। और समय पाकर जब भी विवाह होगा, वैसे आजकल बिना विवाह के भी शारीरिक संबंध बन रहे हैं। बड़े शहरों में इसका चलन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक अमेरिका की ही तरह। और जिस तरह से आज सिनेमा और इंटरनेट पोर्नोग्राफिक साइट्स को बच्चे देख पाते हैं, मुझे यह दिखता है कि अगर इसका कुछ रोकथाम न की गई, बच्चों को सही तरह से उनको एजुकेशन न दी गई, शिक्षा न दी गई, तो भारत में भी वही हाल होगा जो आज अमेरिका में। 14 साल की लड़की माँ बन रही है, स्कूल में जाती है, बैग पकड़ा हुआ है और इतना बड़ा हुआ पेट लेके जा रही, उसको पता भी नहीं। उस समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों का इतना खुला खुलासा है, इट्स अवेलेबिलिटी इज देयर। स्कूल के नर्स से लड़कों को कंडोम आज दिए जाते, लड़कियों को बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए जाते। वो कहते क्या करें, नहीं देंगे तो यही होगा, चाइल्ड प्रेगनेंसीज, यूथ प्रेगनेंसी बढ़ती चली जाएगी। जो बच्ची अभी अपने जीवन को, क्या अपने आप को नहीं समझती, कुछ नहीं जानती है, वो दैहिक आकर्षण के कारण गर्भवती हो जाती। भारत में धीरे धीरे वही चलन बढ़ रहा है। आज भारत और अमेरिका में जियोग्राफिकल बस फर्क है। सच तो यह है कि जो हीडोनिस्टिक कल्चर, पदार्थवादी, भोगवादी जो चलन उनका है, आज वही चलन यहां है। कॉलेज स्कूल के बच्चे, लड़के लड़कियां सिगरेट पीते हुए, नशा करते हुए, ज्यादातर डिस्कोथेज में ड्रग्स का आदान प्रदान। दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में ये फैशन होता है कि एक लड़की के कितने बॉयफ्रेंड और एक लड़के की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। इसमें एक ईगो ट्रिप उनको मिलती। युवाओं का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना, मैं कहूंगी है तो ये स्वाभाविक, पर जब बच्चों को ठीक प्रकार से जीवन के विषय में बोध नहीं कराया जाएगा, और दिन रात जब वो हॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में, इंटरनेट से पोर्नोग्राफी, इंटरनेट में इतना ज्ञान है कि क्या कहो। सर्च इंजन्स जितने भी हैं आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, पर 11 साल से लेकर के शायद 70 साल के पुरुष और बहुत सी स्त्रियां इंटरनेट पे जाते ही पोर्नोग्राफी के लिए। दूसरे
पुरुष और नारियों को संभोगरत देखने में उनको इतना मजा आता है ये स्वाभाविक। लेकिन आज जिस तरह से विकृति हो गई है ये अस्वाभाविक है। भारत का चलन ये था कि शुरू के जो वर्ष होते हैं वो एक ऋषि के साथ बच्चे बिताते थे। आसन, योग, प्राणायाम, ध्यान, ज्ञान, शास्त्र, ये सब का पढ़ाई चल रही है। साथ में गणित, इतिहास, साथ ही में सोशियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब पढ़ाए जा रहे। और उसी के साथ ऋषि यह भी समझाता था कि शरीर के परिवर्तन क्या है, क्योंकि राजयोग ने कोई ऐसी चीज है नहीं जो बताई ना हो। और पतंजलि भले ज्यादा पुराने नहीं हैं, पर विज्ञान भैरव तंत्र जिनकी देन है, वो शंकर जी कब से हैं इस जगत में, बताओ कब से है कोई हिसाब तुम्हारे पास? सबसे पहला बोध उन्होंने ही दिया और स्त्री पुरुष के अंतरंग संबंधों को ध्यानात्मक बना दिया। अश्लीलता तुम्हारी खोपड़ी में होती है, प्रकृति में अश्लीलता कुछ नहीं है। प्राकृतिक बैलेंस्ड जीवन कैसे जिए, ये शिव ने उस समय पार्वती को सिखाया था, जो उनके शिष्य भैरव ने फिर सूत्रबद्ध कर दिया था। और नाम भी क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान शब्द भारत में तब तैयार हो चुका था, तब बन भी चुका था, जबकि पश्चिम संस्कृतियों का तो दूर दूर तक पता भी नहीं था। दे वर नॉट इवन एग्जिस्टिंग। अमेरिका कहो, यूरोप कहो, फ्रांस कहो, जितने ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनका इतिहास कितना पुराना है। अमेरिका में कभी कभी ना, जहां हम गए हों किसी के पास, तो वो कहते चलिए आपको वो दिखाते हैं, बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, बड़ा पुराना उसका इतिहास है। मैं पूछूंगी कितना पुराना? ये कोई 100 साल पुराना। वो 100 साल को वो पुराना समझते हैं। भारत में आपको 2-2 हजार साल पुराने मंदिर मिलते, 10,000 साल पुराने गुफाओं में बनी हुई वस्तुएं मिल रही। जितनी गहराई से भारत के ऋषियों ने मनुष्य जीवन को समझा है, आज एक तरह से मैं देख रही हूं, धीरे 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 पश्चिमी विज्ञान इस बात को स्वीकार करता चला जा रहा है, जो बातें, जो सूत्र हमारे ऋषियों ने दी थी। एक समय पर फिजिक्स और वेदांत, रिलीजन, कोई लेन देन नहीं था। रिलीजन से तो अब भी लेन देन नहीं है, लेकिन आज के समय में फिजिक्स और योग का बड़ा गहरा लेन देन है। क्वांटम फिजिक्स एक नया टर्म बना दिया गया है, पैरासाइकोलॉजी। पहले सिर्फ साइकोलॉजी थी, आज वो कहते हैं पैरासाइकोलॉजी। मन के बहुत सी चीजें ऐसे हैं, अद्भुत शक्तियां हैं, जो अचानक से कई लोगों में प्रकट हो गई। उनको स्टडी करते हुए धीरे धीरे वो इन निष्कर्षों में पहुंचे, जितना मन हम समझते हैं मन उतना ही नहीं, मन तो बहुत बड़ा है। हमारे ऋषियों ने न केवल यह जाना कि मन बड़ा है, मस्तिष्क बड़ा है, बल्कि उन्होंने ऐसे सिस्टम्स तैयार कर दिए जिसके द्वारा एक साधारण बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। जीनियस, and remember this, genius are not given born by nature, they can be nurtured. A child can be nurtured to become a genius. जो बच्चे 14 साल की उम्र तक त्राटक, योग निद्रा, भ्रामरी, प्रणव, ये 3 चीजों का अभ्यास जो माएं अपने बच्चों को सिखाएंगी, उनका पीनियल ग्लैंड जल्दी कैल्सीफाई नहीं होगा। पीनियल ग्लैंड लंबे देर तक चलेगा तो मतलब हमारी समझने की शक्ति, हमारी स्मरण रखने की शक्ति, इंट्यूटिव पावर्स, ये सब जगने लग जाएंगे। पर वही बात आती है, बेसमझ अज्ञानी माँ बाप
खुद भी कुछ जानते समझते नहीं। वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? उन्हें बस ये पता है अच्छे स्कूल में दाखिला दे दो, अच्छे कपड़े खरीद दो, अच्छा खाना ले दो, किसी टूरिस्ट स्पॉट में घुमाने के लिए ले जाओ, मोटरसाइकिल कार खरीद दो, बड़ा हो जाए तो कोई बिजनेस कोई फैक्ट्री ले दो। दैट्स इट। जीवन जीने का एक विज्ञान है, और अगर आप उस विज्ञान को नहीं जानते तो आप मनुष्य नहीं, सिर्फ एक पशु है। भगवान कह रहे, ये जो योग मैं कह रहा हूं, ना तू अति अश्नता, ज्यादा खाने वालों को सिद्ध नहीं होगा। इससे विपरीत कुछ लोग हैं वो बिल्कुल ही खाना बंद कर देते, यह योग उनको भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जब खाओगे नहीं तो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी, और जब ऊर्जा का अभाव हो जाएगा तो तुम्हारा मस्तिष्क कैसे ठीक चलेगा? आप देखिए, एक मात्रा में जो नमक आप खाते हैं वो नमक शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, पर एक मात्रा में, बहुत अधिक नहीं। प्राकृतिक मीठा, गन्ने का रस, गुड़, खजूर, अगर आप ये खाते हैं और व्यायाम आसन आपके चलते हों, जिंदगी में कभी शुगर नहीं होगी। मैं ऐसे ऐसे वृद्ध योगियों को मिली हूं, मैंने आयु से वृद्ध है, अंदर तो वो बड़े युवा है, इतना मीठा खाते, इतना मीठा खाते आप सोच भी नहीं सकते। और दिन में 3 बार 4 बार चारों बार खा सकते, पूरा मिठाई का डिब्बा तक खा सकते, इतना अच्छा पाचन तंत्र चल रहा है। यहां मैं देखती हूँ 20, 25, 30, 40, 50 साल की उम्र होते इतने में पेट जवाब दे गया। क्यों जवाब दे गया? तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? अब उसके लिए ये श्लोक आपको समझाएगा। तुम लोग करते क्या हो? या तो बहुत ज्यादा खाते रहते हो, बेहिसाब, कुछ भी खाओ, कहीं से भी खाओ, किसी भी वक्त खाओ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे, पहले आसन, भजन, सुमिरन, जप, ध्यान चलता रहे, फिर उसके बाद आहार कुछ ले। कोशिश हो कि प्राकृतिक पदार्थ ले, प्रोसेस्ड फूड नहीं ले, पॉलिश्ड चीनी, पॉलिश्ड चावल न खाए, मोटा आटा खाए, देसी घी खाए, सरसों का तेल खाए। 1/4 पेट, उतना ही पेट भरे, 1/4 पेट भरे, इतना ही भोजन खाए, फिर 1 घंटे तक पानी न पिए। पानी 1 घंटे या पहले पिए या 1 घंटे बाद, बीच में 1 आध घूंट ले सकते, इससे ज्यादा नहीं। खूब चबाए, खूब चबाए, ठोस को तरल कर दे मुंह में, ठोस को तरल कर दे मुंह में। अब जब ये पेट में जाएगा 2-3 घंटे में पच जाएगा, फिर बीच में कुछ ना खाए। और यहां लोगों को देखो पूरा समय मुंह चलता रहता है। मैं यहां देखती हूँ, अभी यहां नाश्ता रोटी खाई, फिर बाहर बाजार में बैठ के खा रहे हो। तो कैसे खाते हैं भाई? खाने में कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी खाइए, पर तुम जितना अधिक खा रहे हो तुम उतनी जल्दी अपनी मौत को करीब बुला रहे हो। डू यू वॉन्ट टू डाई अर्ली? ईट। डू यू वॉन्ट टू डाई अर्ली? स्लीप। स्लीप इन डे टाइम। दोपहर के भोजन के बाद 20-25 मिनट बाईं करवट लेटना अच्छा है, पर सोना गलत। दिन में सोने वाला अपनी आयु को कम करता है। बीमार हो, अस्वस्थ शरीर हो तो अलग बात है, पर स्वस्थ शरीर है, दिन में नहीं। दिन में सोने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब आप भोजन के बाद तुरंत सो जाते हैं, भोजन पचेगा कैसे? खाने के बाद 15-1 मिनट सिर्फ रेस्ट करे,
फिर उसके बाद चले फिरे, कार्य करे, दौड़े, कुछ फिजिकल मूवमेंट हो, खाना सब हजम, कुछ भी खाओ हजम हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, अचानक से बहुत खाते, अचानक से खाना बंद कर देते, डाइटिंग, अब खाएंगे ही नहीं कुछ। ये भी गलत, और बहुत खाना भी गलत, बहुत सोना भी गलत। और फिर कोई है, अब ज्ञान सुना, थोड़ा सत्संग सुना के सोने से हमने कितना अपना वक्त खराब किया, तो अब तो सोऊंगा ही नहीं, जागूंगा, रात्रि जागरण करूंगा। फिर तुम शरीर का नाश कर रहे हो। डोंट लिव इन एक्सट्रीमिटीज। अति किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए। मैं पहले कह चुकी हूं, रात के समय पर शरीर में हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, विशेष करके मेलाटोनिन, मेलानिन, सेरोटोनिन। ये रात में ही आएंगे। यही तुम्हारी नींद भी गहरी करते हैं, यही तुम्हारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित रखते। इसलिए रात 12 बजे तक, 11 बजे तक, 2 बजे तक जग रहा है, शरीर को रोगी कर रहा है, मौत को करीब बुला रहा है। सुबह 4:30, 4 के बाद तक सो रहा है, ये फिर गलत हो गया। बच्चे को 12 साल तक के बच्चे को कम से कम 7 घंटे 8 घंटे की नींद चाहिए। माँ बाप उनको जल्दी सुला दें ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके। सुबह का जब जागरण है, ये अमृत वेला ध्यानियों, ज्ञानियों, योगियों के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो स्वस्थ जीना चाहता है और जो लंबा जीवन जीना चाहता है। और जल्दी मरना है तो खूब खाओ, खूब सो, या बिल्कुल ना खाओ और जगते रहो। लिव योर लाइफ in disciplined and die early. It's your life, so you make choice. I can just suggest, I can just give you the time-tested principles of life. Rest, it's all upon you, whether you want to follow it or not. Yukta ahar viharasya, yukta cheshtasya karmasu, yukta swapnavabodhasya, yogo bhavati dukkhaha. दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्तिपूर्वक खाए, युक्तिपूर्वक व्यवहार भी करे। सारा समय आलसी तोते बन के नहीं बैठना चाहिए।